ये क्वेश्चन आप कर दें। क्वेश्चन आपने लिखा है जी के radius of the planet Earth is 6400 kilometer. Mass of Earth is 6 into 10 raised to power 24. Value of G is 6.67 into 10 per minus 11. Calculate work done in lifting 100 kg to an altitude of 200 kilometer. आप में से काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, मैंने नहीं अभी तक देखा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या। अब ये पॉइंट है ए, यहां से आपने ऊपर जाना है बी, 100 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो पॉइंट ए का रेडियस बनता है 6400 किलोमीटर, वही रेडियस जो प्लेनेट अर्थ का है यहां से लेकर यहां तक। और बी के लिए जो रेडियस बनता है वो क्या बनता है? बी के लिए रेडियस बनता है 6400 किलोमीटर, ये है। इसमें 200 किलोमीटर और ऐड कर दें क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 200। एल्टीट्यूड वो होता है जो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर तक होता है, तो वो होगा जी 6600 किलोमीटर। अब 6600 किलोमीटर है तो ये चीज आप देखें कि 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर बनती है। ये चीज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर बनती है। अब इसी तरीके से आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है? माइनस GMM/RA, ठीक है कि नहीं? वो क्या है? माइनस 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11। इसमें जो ये कैपिटल एम है, ये जो बड़ा एम है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। और फिर वो जो छोटा एम है, छोटा एम उस बॉडी का मास है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसका मास 100 के है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए, यानी पॉइंट ए का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है जनाब आपके पास 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैलकुलेट कर ली। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकालें, वो है जी माइनस GMM/RB। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM/RB। वो आपके पास क्या आती? माइनस 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11। यहाँ मास ऑफ अर्थ पुट कर दें इधर कैपिटल एम की जगह, और छोटे एम की जगह क्या पुट करना है? 100 kg, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी। रेडियस ऑफ बी देखें, बी ये पॉइंट है, प्लैनेट सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितना ऊपर है? 6600 किलोमीटर। 6600 किलोमीटर हमें कैसे पता चला? हमने 6400 किलोमीटर में 200 किलोमीटर ऐड कर दिया तो ये चीज बन गई। 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 कर लिया। अब आपको पता है वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, इग्नोरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस और एनी वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो ये आपके जो भाई हैं मैक्सिमम, वो इसको वर्कआउट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अपना आंसर बताया है। मैक्सिमम लोगों का उनका जो आंसर आ रहा है साथ बेटा सैयद रिजवान, जब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो माइनस के साथ लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस के साथ कोट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी माइनस के साथ कोट करनी है। और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आप लोगों का आ रहा है 1.89 इंटू 10 रेज टू पावर 8 जूल्स। क्या ये आ रहा है आप लोगों का? मैंने आप में से ये एक स्टूडेंट का आंसर लिखा है, क्या सारों का आंसर यही है? ये मैंने आप में से किसी बच्चे का आंसर कोट किया है? अच्छा, सैयद हैदर का आंसर मैंने कोट किया ये वाला। आजमेर द ग्रेट, तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है इससे कि नहीं? और अगर आपको ये फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं फार्मूला। इसका डायरेक्ट फार्मूला इसका कैसा होगा वो देख लेते हैं। वो यूं है कि इंसान ये सोचे कि ये प्लेनेट अर्थ है, ये रेडियस RA है, ये रेडियस RB है, और वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, वो यूं कर लें आप, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B
minus potential energy at A minus GMM over RB minus GMM over RA. This is equal to GMM over RA minus GMM over RB, and this is equal to GMM 1 over RA minus 1 over RB. You can apply this formula directly. अब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन करें, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज डालें, वैल्यूज डायरेक्ट इसमें डालें, क्या आती हैं 6.67 इसमें जो वैल्यूज आती हैं 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ अर्थ पुट करें इसमें 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास उस बॉडी का मास पुट करें 100 kg था 1 over RA 6.4 इंटू 10⁻6 minus 1 over 6.6 इंटू 10⁻6. ठीक है कि नहीं? ये डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ये था आज का पहला न्यूमेरिकल, और गुफ्तगू क्या चल रही है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह रख लेते हैं इसको। क्वेश्चन बेटा ये है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक बॉडी को यहां से यहां आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपने एक बॉडी है m kg, इसमें कैपिटल M जो है वो प्लेनेट है, बॉडी m kg को A से B लेके गए। आप वर्क डन को इस तरह क्यों नहीं कैलकुलेट करते? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बड़ी दफा के। आप अगर प्लेनेट अर्थ के करीब एक ग्रेटर डिस्टेंस पे, किस पे बेटा? एक ग्रेटर डिस्टेंस पर ए से बी मूव कर रहे हैं, रेस्ट मतलब जिसमें आप ये चीज ध्यान में रखें कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेट हाइट्स, ज्यादा बड़ी हाइट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो क्या चीज है कि इसका जवाब ये है बेटा कि जब आप बॉडी को ए से बी लेके जाते हैं, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है? जब आप यहां होते हैं प्लेनेट अर्थ की पुल आप पर ज्यादा होती है, जब आप आगे जाते हैं प्लेनेट अर्थ की पुल आप पर कमजोर होती चली जाती है। ए से बी तक ले जाने में आपको आप कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस विद द फोर्स दैट वी हैव टू अप्लाई, इट डिक्रीजेस, एंड फिर कहीं ग्रेविटी डिक्रीज करती है, जी डिक्रीज करती है, ठीक है कि नहीं? अब अभी मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं। ये क्वेश्चन भी पेपर का क्वेश्चन है और कैम्ब्रिज में आया हुआ है, वो वाला मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने लगा हूं, तो वो आपने करना है, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन ये है, इसी तरह डायग्राम पेपर में भी यूं ही बनी जिस तरह मैं बनाऊंगा। ये प्लेनेट दिखाया उन्होंने, ऐसे करके उसका रेडियस दिखाया है, यहां लिखा हुआ है प्लेनेट, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस r दिखाया है ऐसे करके, और फिर यहीं से ये 2r बनाया हुआ है, ये पॉइंट, ठीक है ना? आप ये बात नोट कर लें। प्लेनेट का मास कैपिटल M लिखा हुआ, और a rocket is launched from the surface of the planet such that rocket moves radially away from the planet। कहता है यहां से एक रॉकेट लॉन्च किया गया है कि वो रॉकेट यूं मूव करता है, वो रॉकेट क्या करता है? यहां से यूं मूव करता है, ठीक है कि नहीं? और यूं जा रहा है, रेडियली अवे फ्रॉम द प्लेनेट जा रहा है। अगर वो रेडियली अवे फ्रॉम द प्लेनेट जा रहा है
तो उसका मतलब यह है कि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। द रॉकेट इंजन आर स्टॉप्ड व्हेन द रॉकेट इज एट अ हाइट आर। जब यहां पहुंचा वो रॉकेट, इस जगह पर जब वो रॉकेट पहुंचा तो इंजन ऑफ द रॉकेट हैज स्टॉप्ड, इंजन ऑफ द रॉकेट रुक गया, हैज स्टॉप्ड, ठीक है, हमने मान लिया। अब वो क्वेश्चन ये है कि वहां पर आप इस पॉइंट पर रॉकेट का इंजन बंद हो गया, रॉकेट अपने मोमेंटम और इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा है, ऑलरेडी गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ऑलरेडी गेन्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे जा रहा है। मास ऑफ द रॉकेट इज m, the mass of rocket after its engines has stopped working is m, ठीक है कि नहीं। और ये क्वेश्चन बेटा समर 2007 का है गालिबन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये समर 2007 का क्वेश्चन। अच्छा जी, तो क्या है जनाब कि यहां पर रॉकेट जो है उसके इंजन ने स्टॉप वर्किंग कर दी और वो रॉकेट आगे बढ़ता गया अपने इनर्शिया और उस मोमेंटम की वजह से। मास ऑफ रॉकेट इज m, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है जी कि कैलकुलेट शो दैट फॉर रॉकेट टू ट्रेवल फ्रॉम अ हाइट ऑफ r। अब देखें यहां पर ये r, ये हाइट दिखाई गई है, प्लेनेट सरफेस से ऊपर जो चीज होती है वो हाइट होती है। शो दैट फॉर द रॉकेट टू ट्रेवल फ्रॉम अ हाइट ऑफ r टू 2r, इसको मैं चले खुद ही पॉइंट a और b कह लेता हूं कि फ्रॉम a टू b द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of the rocket is given by the expression delta EP is equal to GMM over 6R। कहता है प्रूव करें कि जब वो यहां से यहां गया है तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो GMM over 6R के बराबर है। ये पेपर का क्वेश्चन। तो बंदा कहे कि जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, उसको आप ई ए कह सकते हैं या यू ए कह सकते हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, या यू बी माइनस यू ए कह सकते हैं आप। अब आप इधर फार्मूला लिखें माइनस जी एम एम ओवर, ये जो बी है ये सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर है, बी जो है सेंटर ऑफ अर्थ से सॉरी यार 3R, कितना दूर है 3R। मैं दोबारा नीट करके इसको लिख देता हूं, माइनस जी एम एम ओवर 3R माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है, माइनस जी एम एम ओवर 2R, ये माइनस जी एम एम ओवर 2R, तो ये कितना बना, ये यूं बन गया। अब आप खुद देखें कि ये 6R हो गया, ये 3, ये -2, एलसीएम लें आप, यहां पर ये देखें 1/2R और 1/3R आपका फ्रैक्शंस हो गई, आपने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया GMM ओवर 6R, GMM ओवर 6R, ठीक है कि नहीं। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, GMM ओवर 6R बेटा, GMM ओवर 6R, ये प्रूफ कर दिया जी हमने फ्रॉम ए टू बी। इसमें कोई किसी को कोई मसला तो नहीं, इसमें कोई बात तो नहीं। और हम MGH क्यों नहीं लगाएंगे, हम MGH क्यों नहीं लगाएंगे बेटा जी, हम MGH क्यों नहीं लगाएंगे, क्या आप बता सकते हैं आप कि हम MGH क्यों नहीं लगाएंगे।
इसलिए लगाएंगे कि ग्रेविटी डिक्रीज करती है, जी कांस्टेंट नहीं है। शाबाश, आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। और जो आप फोर्स, तो इसलिए हम mgh नहीं लगा सकते इस पे। और प्लेनेट से किसी भी तरफ अवे जाना हो तो उसकी हाइट इंक्रीज ही करती है बॉडी की। अब उसने कहा रॉकेट तो ऑफ हो, उसके रॉकेट के इंजन तो बंद हो गए थे, ठीक है। उसने कहा कि यहां पर जब वो पॉइंट ए पर था तो उसकी स्पीड थी 7600। इसका मतलब है कि वो रॉकेट अपने मोमेंटम पर आगे जा रहा था और अपनी काइनेटिक एनर्जी उसकी लूज हो रही थी। यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड थी 7320। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, पेपर में लिखी हुई है। ड्यूरिंग द असेंट फ्रॉम द हाइट आर टू हाइट 2r, द स्पीड ऑफ द रॉकेट चेंजेस फ्रॉम 7600 to 7320 meter per second. Show that in SI units the change in the kinetic energy of the rocket is given by. उन्होंने कहा जी आप प्रूव करें उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी EK इज इक्वल टू 2.09 इंटू 10⁻⁶ m के ये उन्होंने कहा जी प्रूव करें कि ये उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्रूव करें कि ये चेंज। तो कैसे प्रूव करेंगे? आपको स्पीड्स पता है उसकी, कि यहां उसकी स्पीड ये थी और यहां उसकी स्पीड ये थी। मास ऑफ रॉकेट नहीं दिया गया, मास ऑफ रॉकेट नहीं दिया गया, ठीक है कि नहीं? तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ज़ाहिर है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2m। शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी आप जानते हैं? 7600 मीटर पर सेकेंड थी, स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/2m। फिर उसकी स्पीड कितनी थी? 7320। ये अब आप इसको कन्वर्ट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जनाब आपके पास वो आ जाएगा 2.09 10⁻⁶ मीटर। अब आप नोट करें, उसने आपसे ये कहा है कि जनाब पॉइंट, ये देखें ये डिस्टेंस, ये आर था, ये भी आर था और ये एक अनदर आर था, और इसको मैंने खुद से नाम दे दिया ए से बी। उसने कहा ए पर इंजन बंद हो गए थे। अगर ए पर इंजन बंद हो गए थे और वो ऊपर यूं गया बी तक, तो मैं ये नहीं कह सकता कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ए से बी जाते हुए क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आप मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि डेल्टा ई के इज इक्वल टू डेल्टा ई पी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है 2.09 इंटू 10⁻⁶ m, where m is the mass of rocket, और जो वो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो ये। अब इसमें मास ऑफ रॉकेट दोनों तरफ से कट जाता है। मास ऑफ रॉकेट क्या है? दोनों तरफ से क्या है? कट गया है, ठीक है कि नहीं है? अब उसने साथ ही हमें इस मुकाम पर, इससे पहले नहीं, इस मुकाम पर उसने रेडियस ऑफ प्लेनेट भी हमें दे दिया, वो है 3.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब इस मुकाम पे वो कहता है द प्लेनेट एज अ रेडियस ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये रेडियस देख के मुझे पता चल गया कि ये मार्स की बात कर रहा है। ये रेडियस देख के मुझे पता चल, डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ m फॉर द प्लेनेट। अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ प्लग इन करेंगे और कैपिटल M की वैल्यू निकालेंगे, तो जनाब ये मार्स का मास आएगा, और मार्स का मास प्लेनेट अर्थ से जरा सा कम होता है। तो ये पहले से आप ध्यान में रखें कि इसका जवाब किस तरह, इसलिए जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, उसको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन किसके बारे में। ये अब कैपिटल M की वैल्यू क्या है ये निकालें, 6.39 इंटू 10⁻23 kg, ठीक है। और आपको पता है कि ये अगर आप इसमें देखें तो ये मार्स का मास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
6.39 इंटू 10⁻24 kg, क्योंकि हमारा प्लेनेट अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 kg है। तो अगर उसको उस तरह से देखें तो 60 इंटू 10⁻23 kg बनता है प्लेनेट अर्थ का मास। तो ये उससे 6.39 काफी कम है। ये मार्स है, आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप में से किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ ले बेटा, किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ ले बेटा, ठीक है। कोई बात किसी ने पूछनी हो मैं हाजिर हूं, नहीं तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, इसमें हम अभी जो हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात की, इसमें हमने एटमॉस्फेरिक ड्रैग वगैरह से रिलेटेड कोई बात नहीं की। इससे रिलेटेड हमने एटमॉस्फेरिक ड्रैग से रिलेटेड कोई बात नहीं की, ठीक है कि नहीं। तो अब ये चीज आ जाती है कि चलिए अब आगे देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप मुझे जरा करके दिखाएं ये क्वेश्चन। ये प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, ये इसका रेडियस आर है, और ये एक वैसे हाइट है, ये एक और हाइट है, यूं करके यहां से कोई एक रैंडम मेटेओर यूं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। वो मेटेओर पॉइंट ए से गुजरता है, फिर पॉइंट बी से गुजरता है, ठीक है कि नहीं। मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और यहां पर उस मेटेओर की स्पीड है 23,000 मीटर पर सेकेंड, और ये जो पॉइंट है, ये जो रेडियस है आर बी तक, यानी इस तक आर बी, और ये आर ए, यानी इस पूरे ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बताता हूं। आर बी है 9 इंटू 10⁻6 मीटर, और आर ए है 15 इंटू 10⁻6 मीटर। मैं ये डायग्राम आपके सामने दोबारा बना देता हूं कि ये है प्लेनेट अर्थ, यहां से कोई मीटियोर आया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वो प्लेनेट अर्थ की तरफ ऐसे आके शायद गिरेगा, उसकी यहां वाली स्पीड आपको गिवन है, ये स्पीड है 3000 मीटर पर सेकेंड, और आपने उसकी स्पीड निकालनी है बी पर, आपने उसकी स्पीड निकालनी है बी पर। प्लेनेट अर्थ का मास आपको पता है, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर, और आपको ये डिस्टेंस पता है आर बी का, ये वाला डिस्टेंस दिया गया आपको, और आपको आर ये भी पता है, ये वाला डिस्टेंस भी। अब आप जनाब, आप क्या कहते हैं, निकालें जरा वो करके, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी करके आप कैलकुलेट करें वेलोसिटी एट पॉइंट बी, आप कैलकुलेट करें वेलोसिटी एट पॉइंट बी, कैलकुलेट करें क्या होगी जी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगी। तो ये इस तरह होगा, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और वहां क्या है 1/2 mv/b² माइनस 1/2 mva², ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आगे देखें, ये चीज क्या है, -gmm/r_a -gmm/r_b इज इक्वल टू 1/2 mv/b² माइनस mva²। ये आज इसी को फिर आप
सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें, ये बन गया आपके पास जी एम एम ओवर आर बी माइनस जी एम एम ओवर आर ए 1/2 m वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। जी एम एम 1/r_b minus 1/r_a is equal to 1/2 m vb square minus va square। m से कैंसिल हो गया, तो चलो मेटेओर के मास की बहस तो निकल ही गई गेम में से। अब ये प्लेनेट अर्थ के साथ रिलेटेड है। 6.67 इंटू 10⁻11, यहाँ मास ऑफ अर्थ पुट कर दें इस जगह, कैपिटल एम की जगह 6 इंटू 10⁻24। उसके बाद 1/r_b किसके बराबर है, उसने हमें दिया हुआ है, वो 9 इंटू 10⁻6 है। r_a किसके बराबर है, 15 इंटू 10⁻6, 1/2। vb स्क्वायर हमने निकालना है और va स्क्वायर हमें गिवन है कि वो 3000 मीटर स्क्वायर है, 3000 मीटर पर सेकेंड है। अभी किसी का जवाब आया है, सैयद इबाद हैदर का, उसने जवाब दिया है कि जनाब vb by calculation becomes equal to 6676 मीटर पर सेकेंड। आप देखें ये आपने निकाल लिया या नहीं निकाला। इस हवाले से कोई क्वेश्चन? ठीक है, शाबाश, आप लोग सारे अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। अल्लाह पाक आप सबके दर्जे बुलंद करे। अल्लाह पाक आपको फिजिक्स की बड़ी टॉप की समझ अता फरमाए और वो इल्म आपके लिए बायस नफ़ा भी हो और आपके मुल्क के लिए बायस नफ़ा हो और मुआशरे के लिए बायस नफ़ा हो और पूरी उम्मत के लिए भी बायस नफ़ा हो। बट यहाँ तक मुझे बताएं किसी को कोई मसला हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आगे चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो हम अब अभी करते हैं आपके साथ। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, इफ यू इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, एयर एटमॉस्फेरिक ड्रैग को बिल्कुल इग्नोर कर दें फिलहाल, ये प्लेनेट अर्थ, इसका मास आपको पता है 6 इंटू 10⁻6 वो है, सॉरी, इसका मास क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg। इसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है। इन्फिनिटी से एक रॉक चली है, इन्फिनिटी से, और वो यूं आकर इसे लगी है और रास्ते में एज्यूम करें कि एटमॉस्फेरिक ड्रैग नहीं था। यहां जो एक प्लेनेट अर्थ के गिर्द एटमॉस्फेयर होता है, एक एयर का ब्लैंकेट होता है, वो नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच दिस रॉक हिट्स द सरफेस। कैलकुलेट द वेलोसिटी this rock hits the surface। Calculate the velocity with which this rock hits the surface। अगर आप ये कैलकुलेशन कर दें, आई विल बी इम्प्रेस्ड। एटमॉस्फेरिक ड्रैग को, एयर रेजिस्टेंस को फिलहाल इग्नोर कर दें जी। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच दिस रॉक हिट्स द सरफेस। जी, अब कैसे करेंगे इसको? इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं पॉइंट ए, इंफिनिटी को, इस सरफेस को ले लेता हूं पॉइंट बी, ठीक है कि नहीं? पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है?
आपको मैंने बताया था कभी यू इस्तेमाल हुआ है पेपरों में, कभी ई इस्तेमाल हुआ है। ई ए 0 कह लें, ठीक है। ई बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो है -GMM/r। इसमें कैपिटल एम प्लेनेट का मास है, छोटा एम जो है वो उस रॉक का मास है, उस मेटेओर का मास है जो ए से चलना शुरू हुई, और ए सफिशिएंटली चूंकि अवे है, ऑलमोस्ट वेरी फार अवे है, आप उसको इन्फिनिट ले लें उसके डिस्टेंस को, और आप उसको ई ए को 0 ले लें पोटेंशियल जी। मैंने आपको बताया था कि प्लेनेट अर्थ से रफली मतलब आप 6-7 आवर दूर जाएं, यानी 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ या 7 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, आप सफिशिएंटली फार अवे चले जाते हैं प्लेनेट अर्थ से, जहां प्लेनेट अर्थ की पुल इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि आपको कोई स्पेशल वर्क डन करना पड़े। अब पॉइंट ए, लेट्स से इट्स far away that we can safely assume that the potential energy at A is 0, और वहां से वो रॉक चली है, वो ऑल द वे प्लेनेट अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करती आई है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है, the velocity is increasing at an increasing rate, and you can't apply any formula like 2as is equal to v square minus u square या s is equal to u plus v over 2 into t। इस तरह के आप कुछ भी फार्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट नहीं है। तो अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ई ए माइनस ई बी। कभी मैं यू से सिंबल रिप्रेजेंट करता हूं, कभी ई से पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि दोनों ही इस्तेमाल हुए हुए हैं। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है यहां से यहां आने तक की, और ये कन्वर्ट किस में हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां काइनेटिक एनर्जी बी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। मास मास से कैंसिल हो गया, 2gm/r is equal to vb square, and vb is equal to 2gm/r, and vb is equal to अंडर रूट 2gm/r। अब आप vb किसके बराबर है? 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6। अंडर रूट ले लिया। तो जनाब आपने कैलकुलेशंस आप में से सब ने काफी ठीक कर ली है। वो कस आ रहा है जनाब 1183.135 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपको कहूं कि ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप नोट करें, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा या कभी इसकी इंटरनेट पे वीडियोस देखी होंगी कि ये प्लेनेट अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। जब बाहर से कोई मीटियोर अंदर एंटर होता है, और वो अंदर एंटर होता है तो एयर रेजिस्टेंस उसे लगती है, और जो इसके एयर रेजिस्टेंस लगती है, वो वर्क डन करता है अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, उससे हीट जनरेट होती है, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और मेटेओर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो मेल्ट होकर एक गैसियस उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल ही मतलब उसको वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप इमेजिन करें कि अगर ये हमारे आगे पीछे ये ब्लैंकेट ऑफ एयर ना होता, अगर ये ब्लैंकेट ऑफ एयर ना होता, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रॉक्स आकर सरफेस ऑफ अर्थ को हिट कर रही होती, रॉक्स आकर सरफेस ऑफ अर्थ को हिट कर रही होती, और नतीजतन क्या होना था? व्हाट विल हैपन, व्हाट वुड हैव हैपेंड? बेटा जनाब, उससे प्लैनेट अर्थ पे कोई बायोलॉजिकल लाइफ का आगाज ही नहीं हो सकना था, क्योंकि इतनी हाई स्पीड्स पे आने वाली रॉक्स और छोटे छोटे पत्थर आकर लगने थे, और उन्होंने बंदों को मार देना था, सारे जानवरों को मार देना था। प्लैनेट अर्थ पे बहुत सारी छोटी रॉक्स, मीटियोर्स एंटर होते रहते हैं प्लैनेट अर्थ की सरफेस पे, प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मगर जो ही वो एंटर होते हैं, कंसिडरेबल एयर रेजिस्टेंस उन्हें एक्ट करती है बाहर से। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और उस स्फीयर एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनके अंदर दे डू वर्क अगेंस्ट, दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, दे डू वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस,
and when they do work against air resistance, their temperature increases, heat energy is produced, और वो rocks melt हो जाती हैं, वो बिल्कुल एक gaseous का सिस्टम बन जाता है, और उस gaseous dust जो है वो आस्ता आस्ता planet Earth पे नीचे surface पे गिर जाती है। इसका मतलब ये है कि ये चीजें इस तरह से हैं। अब अगली बात जो मैंने आपको बतानी थी वो क्या है, वो ये है कि अगर आप ये चीज देखें, जी जी सर, शूटिंग स्टार जी, ऐसे होते हैं इतना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शूटिंग स्टार सारे यही होते हैं, शूटिंग स्टार सारे यही होते हैं, सही कहा आपने। बल्कि मेरे जहन में ये लफ्ज नहीं आ रहा था शूटिंग स्टार, अच्छा किया आपने मेरे मुंह में मतलब ये लफ्ज डाला। शूटिंग स्टार जितने भी हैं वो सारे रॉक्स हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ पे एंटर होकर यूं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करते हैं और जल जाते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी करते हैं और वर्क जल जाते हैं। और आपको पता नहीं इसी तरीके से जो कोलंबिया थी, कोलंबिया एक स्पेस शटल थी, जब वो प्लेनेट अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में एंटर हुई तो कंसिडरेबल वो उसका कंट्रोल लूज हो चुका था, वो सिंपल फॉल कर रही थी और वो एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क डन किया, टेम्परेचर बढ़ा, अंदर सारे लोग मर गए, जल गए बेचारे, और वो शटल भी डिस्ट्रॉय हो गई और इस तरह से कोलंबिया की डेथ हुई। ठीक है कि नहीं, आप गूगल करके देख सकते हैं उसकी वीडियो कोलंबिया की। अच्छा जी, अब हम आगे चीजें देख रहे थे। अब ये चीज देखें कि अगर प्लेनेट अर्थ से इन्फिनिटी से कोई चीज ऐसे आकर यूं लगे और उस जिस स्पीड से लगे वो स्पीड अभी आपने कैलकुलेट की है वो 2gm/r आ रही है। यहाँ ये जो आपने वर्किंग नहीं की, यहाँ पर ये देखें, ये चीज आई है कि नहीं आई है, जिसको आपने यहाँ यहाँ लिखा है VB² और फिर यहाँ लिख लिया। आप मुझे बताएं कि अगर एक चीज इन्फिनिटी से आती है और एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दें और वो यहाँ आकर लगती है तो उसकी स्पीड √2gm/r है, तो यहां से कोई चीज फेंकनी और वापस इन्फिनिटी पे चली जाए तो आपको कितनी स्पीड चाहिए होगी। आपको यहां से आपने किसी चीज को फेंकना है और वो इन्फिनिटी पे जा रही है, आप कितनी स्पीड चाहिए होगी, इतनी ही स्पीड चाहिए होगी। इसको कहते हैं एस्केप स्पीड। पता चला v के साथ मैंने छोटा सा एस्केप लिख दिया, कैपिटल V लिखा है पर उसके साथ छोटा सा एस्केप लिख दिया। v एस्केप का मतलब ये है कि अगर ये प्लेनेट अर्थ है, प्लेनेट कोई और प्लेनेट अर्थ है या जो भी है, स्फेरिकल प्लेनेट है, उसका रेडियस r है, और एज्यूम करें कि उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, फिलहाल एज्यूम करें कि उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, यहां से आप एक बॉडी को उठा के फेंकना चाहते हैं और वो इन्फिनिटी पे चली जाए। अच्छा, नोट करें कि आप ये सिंगल टाइम थ्रो कर रहे हैं, ये रॉकेट की तरह नहीं है। आपको पता ना, प्लेनेट अर्थ से जो रॉकेट ऊपर उठते हैं वो स्लोली ऊपर उठते हैं, उठते उठते चले जाते हैं। वो स्लोली इसलिए ऊपर उठते हैं कि वो फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं, वो अपना फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं और उनकी केमिकल एनर्जी is helping them to gain potential energy and kinetic energy and do work against atmosphere। बेटा जो रॉकेट ऊपर मूव कर रहा होता है, जब रॉकेट बर्न कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी चेंजेस ये होती हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? उसके पेट्रोल में केमिकल एनर्जी होती है, उसमें से कुछ एनर्जी तो वो हॉट गैसेस की सूरत में जाया हो जाती, उसी की कुछ एनर्जी जो है वो रॉकेट को काइनेटिक एनर्जी दे रही है, और उसी में से रॉकेट को पोटेंशियल एनर्जी भी मिल रही है, और उसी में से रॉकेट वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस भी कर रहा है। चार काम उसमें से हो रहे होते हैं, प्लस साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो हम यहाँ करके छोटा सा एक टुंडड़ उसका निकाल देते हैं, और वो कुछ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, जरा उसके पीछे जो गैस है उसमें से लाइट निकल रही है, वो खैर आप इस खाते में डाल सकते हैं, वो जो हॉट गैसेस को एनर्जी मिलती है। तो बेटा ये रॉकेट का काम है। रॉकेट के मामले में हमारी लॉजिक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यहां से आपने एक बॉडी को बस फेंक दिया और वो इन्फिनिटी पे चलेगी। फेंक देने का मतलब समझते हैं कि यानी आपने एक ही दफा उसको जो देना है काइनेटिक एनर्जी देनी है। इस मुकाम पर उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -gmm/r, और इस मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अब यहां से यहां गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, 0 माइनस gmm/r, इतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब यहां से यहां जाने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी का इजाफा होता है, इतना वर्क डन करना पड़ता है आपको। यहीं से आप फेंकें, यहीं से दे दें काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में देनी है आपने, उसके बाद उसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ, कोई फ्यूल बर्न नहीं कर रहा, महज अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पर अगर वो इन्फिनिटी पे जाए, और ये याद रखें कि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आपने इग्नोर किया हुआ है, तो हाफ
mv² इज इक्वल टू gmm/r, और mm कैंसिल हो गया, और v², 2gm/r, और v जो है वो किसके बराबर है, 2gm/r। तो ये बेटा फार्मूला है किसका, एस्केप स्पीड का। ये फार्मूला है किसका, एस्केप स्पीड का। इतनी स्पीड चाहिए किसी भी चीज को प्लेनेट अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाने के लिए, अगर उसके पास, अगर इफ यू इग्नोर एयर रेजिस्टेंस ऑल टुगेदर। और इसमें इसको पूछो और किस किस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ जो इसकी एक और शक्ल है वो है G इज इक्वल टू gm/r², आपने पढ़ा हुआ है, वो देख लें कि इसमें ये जो इसमें जो gm है, gm को सब्जेक्ट बनाएं, ये gr² बन गया, gr² को इधर पुट कर दें तो v इज इक्वल टू 2gr²/r अंडर रूट, v इज इक्वल टू 2gr। ये भी एस्केप स्पीड की एक और फार्मूला है जिसमें आप सरफेस ऑफ अर्थ के छोटे जी को भी इंक्लूड कर लिया आपने। तो ये भी आपके पास एस्केप स्पीड का ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी है। आप पूछे इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इसका, जी पेपर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि इसके साथ पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है। सर जी जी, इसमें जी की वैल्यू क्या लेंगे? इसमें चूंकि ये देखिए ना, ये सरफेस से शुरू किया ना आपने, इसमें जो छोटा जी है वो है जो सरफेस वाला है। अगर प्लेनेट अर्थ पर लगाएंगे तो 9.8 लेंगे यार। इसमें जो ये जी है ये सरफेस ऑफ अर्थ वाला जी है छोटा, क्यों, क्योंकि आपने सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक गए। अच्छा अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े मजे के आए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन मुझे इस क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए आपको एक बात बतानी पड़ेगी। आप ये बात तो जानते हैं ना, आपको ये बात तो पता है ना, अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल तो पढ़ा हुआ है ना, आपको पता है कि जी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बेटा जो सिंबल है ना, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसमें जो ये दो चीजें साथ लगी हैं ये मैं फिलहाल बाद में बताऊंगा। ये स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ऑफ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल है, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल है। और ये कमरे का टेम्परेचर, आपको पता है जब आपने एसी ऑन किया हुआ होता है तो आपके कमरे के जो टेम्परेचर है वो कम है, और जब कमरे का टेम्परेचर कम है तो गैसेस आर मूविंग एट वेरी स्लो स्पीड। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लें 3/2 KT इज इक्वल टू 1/2 mc-2। 3/2 K कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बेटा अभी मैंने ये चीज आपको क्या कहते हैं कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये आइडियल गैसेस में जाकर ये इक्वेशन आप डिटेल से पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर अगर आइडियल गैसेस में जाकर ये इक्वेशन हमने डिटेल से पढ़नी है, अभी आप क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? तो जनाब सवाल ये है कि इस पर क्वेश्चन पूछें कैसा आता है। उन्होंने ये मून दिया हुआ था, हमारा जो मून नहीं है, मून दिया हुआ था, उसका रेडियस दिया हुआ था और उसका मास दिया हुआ था। ठीक है, अब मुझे वो रेडियस की वैल्यू मून की याद नहीं है। प्लेनेट अर्थ, जो प्लेनेट अर्थ के साथ एसोसिएटेड मून नहीं उसकी बात कर रहे हैं, वो जो मून प्लेनेट अर्थ के गिर्द घूमता है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसका रेडियस भी दिया हुआ था और उसका मास भी दिया हुआ था। साथ ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, यानी मून की सरफेस से अगर कोई चीज ऊपर फेंकें और वो वहां से इंफिनिटी पे चली जाए तो वो एस्केप स्पीड कितनी है? बच्चों ने लगा लिया 2gm/r अंडर रूट लगाकर उन्होंने एस्केप स्पीड निकाल दी। v के साथ छोटा सा मैं ESC लिखता हूँ, ESC का मतलब है एस्केप। ये एस्केप स्पीड निकाल दी, वो मुझे अब सही याद नहीं है। लेट अस सपोज वो वैल्यू आ गई 600 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि प्लेनेट मून की सरफेस पे कोई चीज आप खड़े हैं और आप 600 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज फेंकते हैं तो वो दूर चली जाएगी, दोबारा मून की तरफ वापस नहीं गिरेगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी कि मून स्केप स्पीड निकाल दी, फर्ज करें वो आई है 600 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा जी मून की सरफेस सारी की सारी जो है उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है और वहां एवरेज टेम्परेचर से होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा?
273 प्लस 227 300 केल्विन हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मून की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया वो आपको आता है पता है 1.66 एक प्रोटॉन के बराबर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का मास ले लिया, ये लगाकर फिर 3/2 kT लगवाई उन्होंने अगले पार्ट में, उससे ना वो एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आ गई। वो स्पीड आ रही थी से 700 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो है वो एस्केप स्पीड से ज्यादा आ रही थी। फिर अगले पार्ट में उन्होंने पूछा हेंस एक्सप्लेन व्हाई मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। तो आप उसे कहें कि जी मून की सरफेस का टेम्परेचर ऐसा था कि वहां पर अगर कोई लाइटेस्ट गैस भी मौजूद हो तो उसकी ये स्पीड बनती है, या समझे कोई हैवी कोई और गैस मौजूद हो तो वो जो भी थी उसकी स्पीड जो आ रही थी वो एस्केप स्पीड से ज्यादा आ रही थी। Hence, the molecules will able to break free from the planet. इसीलिए वो प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग नहीं है। मून भी तो एक प्लेनेट ही है ना, एक छोटा प्लेनेट है, तो उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग नहीं है और सारे मॉलिक्यूल्स उससे भाग गए। इसका मतलब है कि जब मून शुरू में अर्ली यूनिवर्स में 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था तो उसकी सरफेस का एटमॉस्फेयर था, मगर उसके एटमॉस्फेयर मून की जो अट्रैक्शन थी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दैट वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू कीप द एटमॉस्फेयर इंटैक्ट। अब आप पूछें इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया? इसके अलावा एडेक्सल में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, बस मैं छोटी सी बात करता हूं। उन्होंने कहा जी कि ये यहां से एक रॉकेट उड़ा प्लेनेट अर्थ से, और कुछ सच्चे वाकये पे वो क्वेश्चन बेस्ड था। उन्होंने कहा वो फलां हाइट पे जब पहुंचा, उन्होंने वो हाइट दी हुई थी और कहा उस जगह पर टेम्परेचर गैसेस का था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि केल्विन में बनता है 278 केल्विन। उन्होंने कहा उस जगह वो रॉकेट फट गया, वो रॉकेट फट गया। अगर आपको याद है 1986 में चैलेंजर जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। चैलेंजर एक स्पेस शटल थी जो यहां से भेजी गई थी और वो अभी क्लाइंब कर रही थी, तो वो अपनी शुरू के ही 8-9 मिनट में वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसका सारा डेब्रिस बिखर गया था। तो गालिबन वो क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड था। उसमें वो कहता है कि जनाब ये यहां पर स्पेस शटल आकर फट गई है और उसने कहा उसका रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकल आया, सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकल आया। फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर इस जगह से मैंने कोई चीज दूर इंफिनिटी पे फेंकनी हो तो एस्केप स्पीड क्या होगी? तो लाजमी बात आपने 2gm/r लगाना था, अंडर रूट कर देना था, तो आपके पास एस्केप स्पीड आ जानी थी। इसमें जो आपने r इस्तेमाल करना था वो ये फुल r इस्तेमाल करना था, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उस हाइट तक, वो आपने निकाल लिया। लेट से वो आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्वेश्चन किया कि अच्छा इस जगह का सरफेस टेम्परेचर ये है, अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ बाहर आउट हुआ है तो उसके जो मालिक, अगर वो एक गैसियस शक्ल उसने क्लाउड बनाया, गैसियस क्लाउड बन गया है, तो उस वक्त उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उसकी स्पीड कितनी है, या एटम्स की स्पीड कितनी है? तो वो बच्चों ने 3/2 kT करके हाफ mc² लगाकर टेम्परेचर यहाँ का ये 278 पुट किया, यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डाली, यहाँ मास ऑफ दैट 1 एटम ऑफ दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप पुट किया उन्होंने। तो वो जो स्पीड आ रही थी, एवरेज स्पीड, इसे RMS स्पीड कहते हैं। मैं इसके बारे में बाद में जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा डिटेल से बताऊंगा ये स्पीड होती क्या है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज होती है। तो वो वैल्यू उसकी एस्केप स्पीड से ज्यादा आ रही थी, 300 से ज्यादा आ रही थी, से वो आ रही है 400। नीचे क्वेश्चन था हेंस एक्सप्लेन व्हाई द एक्सप्लोजन ऑफ दिस स्पेस शटल ओवर हियर एंड दिस रेडियोएक्टिव वेस्ट दैट हैज फॉर्म्ड अ क्लाउड इज नॉट अ वेरी बिग थ्रेट टू द प्लैनेट अर्थ। तो आप देखेंगे वो किस किस तरीके से क्वेश्चंस को जोड़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को आइडिया उसका बंदे का वो बनाते हैं कि किस तरीके से। तो वो बस बच्चों ने बताना था कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, यहाँ निकलेगा क्लाउड की शक्ल में, तो कुछ उससे डिस्पर्स होकर आउटर यूनिवर्स में चला जाएगा, उसका बड़ा कम फ्रैक्शन प्लेनेट अर्थ की तरफ वापस आएगा। तो जी वो एक थ्रेट तो है लेकिन इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी। तो ये जनाब आज की कहानी है। कल भी बेटा पेपर 4 की ही क्लास होगी और हम अभी तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इन्हीं चीजों पर हैं बेटा। इजाजत है आप लोगों को।